एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 3 सितंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी द हिंदू न्यूज़पेपर में, जो हमारी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा फ्लड विजयवाड़ा वाली रीजन में देखने को मिली है। और ये किस रिवर की वजह से हुई है? तो ये कृष्णा रिवर की वजह से हुई है। तो ये फ्रंट पेज पे ही न्यूज़ है, तो हमें कृष्णा रिवर के बारे में देखना होगा। वैसे हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस रिवर को, तो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप उसे समझ पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने देखा हुआ है तो आपकी रिवीजन यहाँ हो जाएगी। तो कृष्णा रिवर कहाँ पे है? तो ये डेक्कन प्लेट्यू की रिवर है। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, गंगा और गोदावरी रिवर के बाद। और फोर्थ लार्जेस्ट है अगर रिवर बेसिन एरिया की बात की जाए तो उसमें, गंगा, इंदस और गोदावरी के बाद। अब ये रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो वेस्टर्न घाट महाबलेश्वर से ये ऑरिजिनेट होती है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे जो यूपीएससी हमसे पूछ सकती है, या तो ये बेसिक पे पूछे या हमसे ट्रिब्यूटरी पूछ सकती है। जनरल ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछेगी कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, वो लेफ्ट राइट स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछेगी, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक पूछती है कि राइट कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, तो हमें पता होना चाहिए। अब लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है? तो येरला, भीमा, दिंडी, मूसी, पलेरू, मुनेरू। राइट बैंक कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटाप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा। तो आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। अब मैप देख लेते हैं एक बार। अगर ये मैप, उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो, ठीक है। तो ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? तो महाबलेश्वर देख सकते हैं, ये है ट्रिब्यूटरीज। ये राइट वाली है, ये लेफ्ट वाली है। तो यहाँ देख सकते हैं धोनी, भीमा, दिंडी, मूसी, मुनेरू। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ देख सकते हैं कोयना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा। पढ़ते हैं आगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है। अभी आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा एमएसपी को लेके प्रोटेस्ट चल रही है, राइट। तो उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। ये कमेटी हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये एमएसपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौन सी कमेटी है? तो नवाब सिंह कमेटी, आपको याद रखनी है, पूछ सकती है यूपीएससी, कमेटी वगैरह के बारे में पूछती है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लाई गई है। अब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी पढ़ेंगे क्योंकि उसी के रिगार्डिंग ये कमेटी बनी है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एक एक मिनिमम प्राइस एक सेलेक्ट की जाती है कुछ स्पेसिफाइड क्रॉप्स के लिए, ठीक है, ताकि फार्मर्स की इनकम बढ़ सके। अब दो सीज़न के लिए होती है, आपको याद रखनी है, खरीफ और राबी। और ये अनाउंस कब होती है? तो जब कटौती और बुनाई होती है फसल की, तब ये अनाउंस्ड होती है। ये अप्रूव्ड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो मिनिमम फार्मर्स की है वो मिनिमम प्रॉफिट उन्हें मिल सके और इंडिया की फूड सिक्योरिटी इंक्रीज की जा सके, इसलिए एमएसपी को लाई गई है। हालांकि 1960 से पहले ये क्यों स्कीम लाई गई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इसलिए लाई गई थी ताकि फार्मर्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए और अपनी फार्मर, यानी कह सकते हैं जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाए। पर 2000 के बाद ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसे फार्मर स्कीम के तहत इसे कंसीडर कर लिया गया। तो आपको याद रखनी है एमएसपी पहले आई थी क्यों? तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए, ताकि फार्मर्स की या एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। पर बाद में ये फार्मर इनकम स्कीम बना दी गई। अब हम देखते हैं कुछ और डिटेल्स। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2 बार डिक्लेयर होती है ईयर में। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे फिक्स होती है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, आपको याद रखनी है। ये एपेक्स बॉडी है किसके? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। तो यही है जो रिकमेंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर रेट्स होनी चाहिए। पर आपको याद रखना होगा ये एडवाइजरी बॉडी है। तो जो भी अगर ये एडवाइस करती है कि ये रेट्स होनी चाहिए, वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पे, क्योंकि वो एडवाइजरी है। तो सिर्फ एडवाइस देते हैं और गवर्नमेंट चाहे तो रिकमेंड, इनकी रिकमेंडेशन को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये एपेक्स बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। और इनका क्या काम है? तो एमएसपी की प्राइस वगैरह ये फिक्स करती हैं, यानी रिकमेंड करती हैं। अब एमएसपी को कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो दो ऐसी बॉडीज़ हैं, आपको याद रखनी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये दो बॉडी हैं जो एमएसपी को स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, बॉडी है, आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं क्या क्या एमएसपी के अंदर कवर्ड है। तो 23 कमोडिटीज़ इसके अंदर कवर्ड है और एफआरपी शुगर केन के लिए भी कवर्ड है।
तो एमएसपी में कितनी सारी चीज़ें हैं, तो सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड है और कमर्शियल क्रॉप है, ये चार हैं। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है अगर इन डिटेल में ना पूछे कि क्या क्या कवर्ड है एमएसपी के अंदर, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, राइट। तो वैसे आपसे पूछ सकती है। अदरवाइज सीरियल में कौन कौन सी है, पल्सेस में कौन कौन सी है, या कमर्शियल क्रॉप्स में कौन कौन सी है, ऐसे पूछ सकती है। या सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, कमर्शियल कुछ के बारे में नहीं पूछ के डायरेक्टली आपसे जनरल स्टेटमेंट पूछते हैं कि इसमें पैडी है, इसमें मूंग है, इसमें नाइजर सीड है, इसमें कॉटन है, ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना होगा। तो सीरियल्स में क्या क्या आ रही हैं, तो पैडी, वीट, मेज, सोग्राम, पेरल, मिलेट, बार्ले, रागी। पल्सेस में क्या क्या है, तो ग्राम, पी, चिक, ग्राम, सॉरी, चिकपी, ग्राम, ग्रामी, तूर, मूंग, उड़द, लिंटल। ऑयल सीड्स में क्या क्या है, तो पीनट, रेपसीड, सोयाबीन, सेसमे, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और नाइजर सीड। कमर्शियल क्रॉप्स में क्या क्या है, तो कोपरा, शुगर केन, कॉटन और रॉ जूट। कमर्शियल क्रॉप के बारे में यूपीएससी ने स्पेसिफिकली भी पूछा हुआ है, जैसे कॉटन और जूट के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है कि किन कंडीशंस पे ये ग्रो होती हैं, कौन सी स्टेट लार्जेस्ट है, ये सब डिटेल्स पूछा हुआ है। तो आप चाहें तो एक बार कोपरा और शुगर केन के बारे में भी गूगल पे एक बार चेक कर लें, ठीक है। वैसे यूपीएससी ने तो जनरली पूछा यही है कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो एमएसपी के अंदर हैं, ये बेसिक चीज़ पे आपसे पूछ सकती है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हम देखेंगे कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, यही एमएसपी को अनाउंस करती है, आपको याद रखनी है। और इसे कौन चेयर करता है, तो प्राइम मिनिस्टर इसे चेयर करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसे हेड नहीं करते हैं, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई है मुल्लापेरियार डैम के बारे में। अब मुल्लापेरियार डैम आपको पता हो कि ये पेरियार रिवर पे है, जो है केरला में। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यानी न्यूज़ में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन। तो आपको पता होगा कमीशंस वगैरह के बारे में यूपीएससी पूछती है, और सेंट्रल वाटर कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया में, इसलिए इसे हमें समझना होगा। तो ये क्या है, तो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, जो वाटर रिसोर्सेज पे काम करती है। अब ये फंक्शन कैसे करती है, तो ये बाकी जो बॉडीज़ है उनके साथ ये अटैच्ड होके ये कमीशन वर्क करती है। तो कौन कौन सी बॉडी के साथ ये अटैच्ड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इन तीनों से मिलके ये पर्टिकुलर सेंट्रल वाटर कमीशन काम करती है। अब ये कमीशन और क्या क्या काम करती है, तो इनिशिएट करती है कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वाटर से रिलेटेड हो, या कोऑर्डिनेट करती है, यहाँ तक कि स्टेट से भी ये कंसल्ट करती है, चाहे कंट्रोल, वाटर कंट्रोल की बात हो, या कंजर्वेशन की बात हो, या वाटर को की रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। तो इन सारी चीज़ों पे ये काम करती है, और थ्रू आउट कंट्री में ये काम करती है, पर्टिकुलर स्टेट में काम नहीं करती है। आपको याद रखनी है, पूरी कंट्री के लिए, पूरी पैन इंडिया पे ये सेंट्रल वाटर कमीशन वर्क करती है। अब सेंट्रल वाटर कमीशन को हेड कौन करता है, तो एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी इसे करते हैं, ठीक है। आपको याद रखनी है, इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर या और कोई अदर जो मिनिस्टर्स हैं वो इसे हेड नहीं करते हैं, इसे एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होते हैं। अब ये कमीशन किस किस चीज़ों में काम करती है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों में इसकी वर्क डिवाइडेड है। तो 3 चीज़ों में है। सबसे पहली डिज़ाइन एंड रिसर्च करती है, रिवर मैनेजमेंट पे काम करती है, और वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट पे ये काम करती है। तो ये 3 चीज़ में इनकी वर्क डिवाइडेड है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, पूछ सकती है। अब सेंट्रल वाटर कमीशन कैसे एग्जिस्टेंस में आई थी, तो सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन लाई गई थी 1945 में, आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले सेंट्रल वाटर इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन लाई गई थी 1945 में, फिर उसके बाद इसे सेंट्रल वाटर कमीशन बना दिया गया। आपको याद रखनी है कि 1945 में ही ये बॉडी आई थी, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये किसकी एडवाइस पे ये बॉडी ऐसे बनाई गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रिकमेंडेशन पे ये कमीशन बनाई गई थी। तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, यूपीएससी पूछ सकती है। और न्यूज़ में भी आज पहली बार ये आई है, तो चांसेस है कि बच्चे इस पे फोकस नहीं करेंगे और यूपीएससी इस पे पूछ ले। तो ये एक आर्टिकल आई है जहाँ चाइना अफ्रीका के बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशन अभी बढ़ रही है, और ये आर्टिकल यही मेंशन करिए कि इंडिया को भी फोकस करना चाहिए। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया और अफ्रीका फोरम समिट की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में 2018 में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम समझेंगे इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो ये स्टार्ट कब हुई थी, यानी सबसे पहले हेल्ड कब हुई थी, तो 2008 में ये हेल्ड हुई थी, और न्यू दिल्ली में हुई थी, आपको याद रखनी है। इसके मेंबर कौन कौन है, तो इंडिया है, और इसमें अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन होते हैं, अफ्रीकन यूनियन कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं, फिर
8 रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ जो अफ्रीका कंट्री हैं उनके होते हैं। अफ्रीका डेवलपमेंट न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट के चेयरमैन होते हैं, और हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन कमिटी के मेंबर होते हैं, और 5 एन यानी 5 जो अफ्रीकन कंट्री को भी इसमें इनवाइट किया जाता है जो न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट के होते हैं। तो ये कुछ मेंबर्स हैं, वैसे ज़्यादा इतनी डिटेल्स में नहीं यूपीएससी आपसे पूछेगी, बेसिक आपसे पूछेगी, ठीक है। तो याद रखने की 2008 में इंडिया के द्वारा ही ये इनिशिएट की गई है। इंडिया और इसमें और भी बहुत सारे इसमें मेंबर्स हैं, पर आपको याद रखना है कौन, अफ्रीकन यूनियन आपको याद रखना है। अब 3 अभी तक समिट इसकी हो चुकी है, आपको याद रखनी है। 2008 में हुई थी पहली समिट न्यू दिल्ली में, 2011 में सेकंड समिट हुई इसकी, कहाँ, तो अदीस अबाबा इथोपिया में, और थर्ड इसकी कब कहाँ समिट हुई, तो न्यू दिल्ली में ही हुई थी। फर्स्ट और थर्ड आपको याद रखनी है, न्यू दिल्ली में हुई है। और 2015 में इसकी लास्ट समिट हुई है। किस किस सेक्टर्स पे वर्क करती है ये पर्टिकुलर जो फोरम है, तो आप याद रख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट, पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी टेक्नोलॉजी, ये सब पे ये वर्क करती है। वैसे जनरल स्टेटमेंट है, आपसे यूपी से पूछ सकती है। और आपको याद रखना होगा कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, ये हर 3 साल पे कंडक्ट होनी थी, पर 2015 के बाद ये कंडक्ट नहीं हुई है। आपको याद रखना है, सिर्फ 3 ही अभी तक इसकी समिट हुई है। अब ये एक आर्टिकल देखते हैं जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी ब्रोनी और सिंगापुर की विजिट पे है। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड और टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आसियान के बारे में मेंशन है, वही हम देखेंगे। उसके अलावा और कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये क्या है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमी यूनियन है 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की। आपको याद रखनी है 10 है इसमें। आसियान मेंबर्स के अंदर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इसमें कवर्ड है। हेडक्वार्टर्स आसियान की कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। सबसे पहले आसियान से पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बनी थी, आपको याद रखनी है 1961 में। और ये किन कंट्रीज़ के द्वारा बनाई गई थी, तो थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया के द्वारा। फिर बाद में आसियान 1967 में आसियान को क्रिएट किया गया, और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया यानी एएसएस से चेंज करके आसियान बनाया गया 1967 में। अब 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसे बनाया, कौन कौन सी हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने मिलकर आसियान डिक्लेरेशन को साइन किया था। अब ये देख सकते हैं इसकी मेंबर्स हैं। इनके अलावा कोई भी दूसरी मेंबर जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, इंडिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राइट, अफ्रीकन में इधर सऊदी अरेबिया, सॉरी अफ्रीका में इधर यमन, सोमालिया, ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये सब मेंबर्स नहीं है, सिर्फ कुछ 10 ही इसके मेंबर्स है, वो हम देख लेते हैं। एग्जाम में आ सकती है कि इंडिया भी इसकी मेंबर है, तो आपको याद रखना है इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। तो ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी मेंबर्स हैं। यूपीएससी मेंबर्स में करके आपसे पूछ सकती है या तो कि आसियान के कौन कौन सी मेंबर है जहाँ इंडिया और ये कुछ इनमें से ले ले, या तो आपसे थोड़ी बेसिक के बारे में पूछ ले और 10 स्टेट से इसे 15 स्टेट्स कर दे, या आप सिर्फ पॉलिटिकल यूनियन है ऐसा करके पूछ ले, राइट, या इसकी हेडक्वार्टर्स चेंज करके आपसे पूछ ले, या इस आपसे ऐसे पूछ सकती है कि आसियान की जो मेंबर्स हैं उसमें डेवलप कंट्री भी एडेड है, ऐसे करके आपसे पूछ ले। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, इस पे आपसे पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम की जाती है यूपीएससी के द्वारा। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताया। एक न्यूज़ आई है जहाँ 23rd अभी लॉ कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया है। हमारी सम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो हम इसके बारे में देखेंगे। अब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको याद रखनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। और ये इस्टेब्लिश कैसे हुई है, तो ऑर्डर एक पास हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तब ये इस्टेब्लिश की गई थी। वैसे काम क्या करती है, तो रिसर्च और एडवाइस करती है गवर्नमेंट को, कोई से भी लीगल रिफॉर्म्स अगर करनी हो या लीगल डेवलपमेंट कुछ भी अगर कंट्री में हो रही है उस पर। अब इसे हेड कौन करता है, तो रिटायर्ड जज इसे हेड करते हैं, आपको याद रखनी है। इसमें लॉ मिनिस्टर इसे हेड नहीं करते हैं, ठीक है। और कमीशन क्या काम करती है, तो ये काम करती है एज ए एडवाइजरी बॉडी, किसके अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, आपको याद रखनी है। पहली लॉ कमीशन कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो चार्टर एक्ट 1833 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। और इसे कौन किसने हेड किया इस पहली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, तो लॉर्ड मैकुले ने इसे किया। इसके बाद 3 और कमीशंस बनी ब्रिटिश इंडिया रूल के तहत, तो वो भी हम देखेंगे। तो 4 अभी ब्रिटिश रूल के समय पे लॉ कमीशन बनी थी। पहली लॉर्ड मैकुले के द्वारा, दूसरी कमिटी
और तीसरी कमेटी को किसने हेड किया, तो जॉन रोमली। और फोर्थ लॉ कमीशन को किसने हेड किया, तो वाइटली स्ट्रोक्स। आपको याद रखना होगा कि इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली लॉ कमीशन कब बनी थी, तो 1955 में बनी थी। और कितने टर्म्स के लिए, तो 3 ईयर टर्म्स के लिए बनी थी। इंपॉर्टेंट है, कमीशन या कमेटी वगैरह के बारे में यूपीएससी पूछती है। अब ये कुछ एयरक्राफ्ट्स के बारे में दो न्यूज़ है, उसे हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट अभी सोच रही है 240 सू SU-30 MK1 एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने की। तो ये वो एयरक्राफ्ट है SU-30 MK1। आप याद रखना ये रशियन एयरक्राफ्ट है। और इसके बाद एक और जो फाइटर जेट है, ये न्यूज़ में थी, तो ये भी रशियन एयरक्राफ्ट है, MiG-29। अब यूपीएससी ओलंपिक्स, मिलिट्री या नेवल एक्सरसाइज ओलंपिक्स बुक किसने पब्लिश करी है, ये सब अभी पूछ रही है, तो चांसेस है ये भी आपसे पूछ ले। और द हिंदू में है तो हमें ये पता होना चाहिए। अब ये न्यूज़ है जहां बांग्लादेश अभी सोच रही है दोबारा से जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है इस पर बात करें। तो अब हम देखते हैं तीस्ता रिवर के बारे में। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। सिक्किम स्टेट जो इंडियन स्टेट है यहाँ से ये स्टार्ट होती है, वेस्ट बंगाल में बहती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है। ट्रिब्यूटरीज इसकी हम देख लेते हैं, लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है और राइट बैंक कौन कौन सी है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, तो लचुंगचू, चखुंगचू, दीकचू, रानीखोला, रंगपुचू। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, तो जेमुचू, रैंगयोंगचू, रंगित रिवर। आपको याद रखनी है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी। और ये आपको पता होगा कि जमुना रिवर यानी ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसी की ये ट्रिब्यूटरी है कहाँ, बांग्लादेश में। कुछ और हम डिटेल्स देखेंगे। वैसे डिस्प्यूट किस चीज़ पे है, तो बांग्लादेश का कहना है कि 50% रिवर तीस्ता रिवर की उन्हें मिले, जबकि इंडिया का कहना है कि 55% इस रिवर की शेयर इंडिया के पास होनी चाहिए। अब यही चीज़ पे डिस्प्यूट है, क्योंकि बांग्लादेश में मोस्टली ये रिवर यूज़ हो रही है अभी एग्रीकल्चर पर्पस से, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, तो कांगसे और जेमू ग्लेशियर जो सिक्किम में है वहाँ से तीस्ता रिवर ऑरिजिनेट होती है, आपको याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है, यूपीएससी ने वैसे प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकती है, इसलिए ये मैंने आपको बताया। और 2-3 बार तीस्ता रिवर आ चुकी है, अभी बांग्लादेश के साथ भी आपको पता ही होगा, अभी बहुत वहाँ भी क्रिटिकल सिचुएशन रही थी स्टूडेंट की अभी प्रोटेस्ट की वजह से। तो चांसेस है इसके बारे में आपसे पूछे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रही है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।